मिस्टर शशांक, हमारी जो नो डील है बाकी देशों के डील हो गई, उसके मुकाबले बहुत नुकसान वाली नो डील नहीं है ये। नहीं, क्योंकि जैसे सब लोग कह रहे हैं कि वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स हैं अधिकतर, और ट्रम्प साहब तो क्लियर है कि क्या वो करने वाले हैं, उनको सब ड्यूटी फ्री एंट्री मिल जाएगी अमेरिकन प्रोडक्ट्स को। लेकिन उन देशों ने कहा है कि ये उनकी अपनी जो नॉर्मल पॉलिसी के उसी के अंडर में ये जो है इंपोर्ट वगैरह करे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट खोल दिया जाएगा एग्रीकल्चर का। जापान का तो मैंने यही देखा है। तो मैं समझता हूँ कि नो डील का तो हमें वो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि एक तो दूसरे जो हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं वो तो जैसे भट्टाचार्य जी ने भी कहा है, सबने कहा है कि साहब वो हमको आगे और बढ़ाना चाहिए, उसको ईयू के साथ में हो, आसियान के साथ में हो, उनको सबके साथ में। दूसरा जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जहाँ पे हमको डर है कि वो नुकसान हो सकता है अगर फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं कंटिन्यूसली, टैरिफ कितना लगाया जाएगा और ब्रिक्स की वजह से क्या उन पर और एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगी। तो मेरे ख्याल से हमको उन देशों को एक तो बोलना चाहिए कि भी आप ब्रिक्स में ज्वाइन कीजिए आप भी, और दूसरा किस तरीके से उनके साथ में अब अगर हम सप्लाई चेन बेटर बनाएं, कुछ शेयरिंग करें मार्केट का, तो इतना ज़्यादा असर नहीं आएगा। क्योंकि आपको याद होगा पुराने ज़माने में जब वो नॉन अलाइंड मूवमेंट चलता था तो उस समय वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये दिक्कत थी कि नॉन अलाइंड एक साथ बोलते थे सब मिल कर। तो उन्होंने फिर देखा कि जो छोटे छोटे देश हैं उनको अगर सिंगल कमोडिटी इंटरेस्ट हैं तो उसमें उनको फ्री एंट्री दे देनी चाहिए अमेरिकन मार्केट में या वेस्टर्न मार्केट्स में, तो वो कम से कम बाकी से अपनी सॉलिडारिटी हटा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी इनकी वजह हो सकती है कि ब्रिक्स जो है हालांकि एंटी वेस्ट वो नहीं है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये मानते हैं कि डी डॉलराइजेशन से बढ़ जाएगा, तो वो नहीं चाहते हैं कि कोई और देश जो है ब्रिक्स में जोड़ने के लिए आगे बढ़े। और कई सारे देश ऐसे हैं जो ब्रिक्स में ज्वाइन करना चाहते हैं और ट्रम्प साहब चाहते हैं कि ब्रिक्स में जो है वो आगे पॉपुलर ना हो पाए, तो वो उनका अलग मसला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं एग्री करता हूँ कि नो डील जो आपने कहा है, वी शुड कंटिन्यू टू टॉक अबाउट इट। ट्रम्प साहब ने कहा है कि मोदी जी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये बड़े पॉजिटिव बातें भी उन्होंने कही हैं। और हम मान सकते हैं कि अमेरिका में चूंकि एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड है, तो तरीके सोच रहे हैं किस तरीके से उसको ठीक लाया जाए, तो हमें बातचीत जारी रखनी चाहिए। शरद कुमार सराफ साहब, हमें ये बातचीत जारी रखनी चाहिए, लेकिन चूंकि बातचीत जारी रखा जाए, डील हो भी जाए, डील की घोषणा हो भी जाए, तो टैरिफ वही रहेगा, उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। जब तक कि ट्रम्प साहब हैं तब तक इस बात की गारंटी नहीं रहेगी। कभी ब्रिक्स के बहाने, जिसका जिक्र अभी एम्बेसडर शशांक कर रहे थे, पेनल्टी लगाने की धमकी बनी रहेगी, कभी रशिया के सहारे बनी रहेगी, अभी हमने देखा है कनाडा को उन्होंने धमकी दे डाली। तो जब तक ट्रम्प हैं तब तक ये उथल पुथल बना रहेगा। तो यहाँ पे क्या ये माना जाए कि हम लोग दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो अब एक्सपोर्ट कम्युनिटी के लिए बेहतर ये हुआ कि अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करिए, यूएस के पर निर्भरता थोड़ी सी कम करते चलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी देखिए, जहाँ तक डिफेंस का सवाल है तो हम बिल्कुल अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं हैं। हमने रफाल प्लेन्स फ्रांस से लिए, फाइटर्स हम रशिया से ले रहे हैं डिफेंस, हम इजराइल से ले रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट, और भी कई देशों से बातचीत चालू है, यूके से भी चालू है। तो हमारी निर्भरता अमेरिका से कम होती जा रही है। हम वहाँ से कोई ऑयल नहीं ले रहे हैं, कोई एनर्जी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, ये दूसरी बात ये है कि हमने जो यूके के साथ में डील किया है वो एक टेम्पलेट बन गया है, बिना कुछ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अच्छे से अच्छी डील हो गई। हम ये अनुमान करते हैं कि हमारी टेक्सटाइल का निर्यात जो है वो 50% बढ़ जाएगा, तो बाकी चीज़ों का भी, इंजीनियरिंग गुड्स का बढ़ेगा। तो टोटल जो निर्यात है यूके में वो कम से कम भी 50% अपना बढ़ना चाहिए। ये जब लागू हो जाएगा पूरा FTA, वहाँ का पार्लियामेंट और अपना पार्लियामेंट दोनों रेटिफाई कर दे तो वो लागू हो जाएगा। कोई संशय नहीं है, वहाँ पर पूरी क्लैरिटी है, पूरी स्टेबिलिटी है। वो उस टाइप का माहौल चाहिए। अगर अपने EU से करते हैं तो वही होगा जैसे यूके से हुआ है। जो भी होगा पूरी स्टेबिलिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ होगा। यहाँ पर जब तक ट्रम्प साहब हैं, आप ठीक बता रहे हैं, कोई चीज़ का भरोसा नहीं है। ये तो क्या है कि सुबह उठते हैं तो उनके दिमाग में कुछ आता है तो फरमान जारी कर देते हैं, रात को सोते सोते
कुछ और इनके दिमाग में आता है, कुछ और बोल देते हैं। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, एक डिसरप्टिव इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमी को ये डिसरप्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये और भी अपनी कई इंस्टीट्यूशन जो अमेरिका की है, जो जची हुई जमी हुई है, उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उनके पीछे लगे हुए हैं, और बहुत सी ऐसी हेल्थ केयर है, बहुत चीज़ों को ये स्टेटस को में नहीं बिलीव करते। ट्रम्प साहब जो हैं वो स्टेटस को में बिलीव नहीं करते। अगर आप कोई भी डील कर लो, कुछ भी कर लो, ही डज नॉट बिलीव इन स्टेटस को। वो 2-4-5 महीने के बाद उनके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो जैसे कि अभी हमारे दूसरे मित्रों ने कहा कि ट्रम्प साहब जो हैं वो एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, तो आई कंप्लीटली एग्री विद डैट। इनको दिन भर ट्रांजैक्शन ही दिखता है, उनको दिन भर यही दिखता है कि मैं कैसे, इतना तो हो गया, अब मैं कैसे और इसमें आगे करूं, और वो आगे करने की कोशिश में वो डिसरप्शन होता है, और उससे हमारा व्यापार जो है वो बहुत प्रभावित होता है। तो मैं यही चाहूँगा फिर से कि भाई क्लैरिटी और स्टेबिलिटी, दो चीज़ मिल जाए तो बहुत है। वो ट्रम्प के होते हुए क्लैरिटी और स्टेबिलिटी मिल जाए तो बहुत है। तो इसके ठाकुर साहब डील करने कोई मतलब नहीं है। हाँ, मिथिलेश्वर ठाकुर साहब, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी दो चीज़ मिल जाए तो बेहतर होगी, लेकिन अभी इनसे डील करने का कोई मतलब नहीं बनता, जिस तरीके का उथल पुथल ही करते रहते हैं। आप लोग कैसे इस चीज़ को डील करेंगे? नहीं, मैं अपने मित्रों से सहमत हूँ एक हद तक। ये टफ पोस्चरिंग है, ये हार्ड बार्गेनिंग है, और क्योंकि जो उन्होंने रीजन साइट किए हैं हमारे पेनल्टी लगाने का, बाकी चीज आप देखिए कि रशियन ऑयल के बारे में बताया गया है। यूरोपियन कंट्रीज जो है, चाहे स्पेन हो, बेल्जियम हो, फ्रांस हो, इवन जर्मनी फॉर दैट मैटर, ये ट्रांसशिपमेंट होकर के गैस लेते हैं रसा से, और फिर धमकी आती है नाटो हेडक्वार्टर चीफ से कि 400% की टैरिफ लग जाएगी अब। तो डुप्लिसिटी है, डबल स्टैंडर्ड की बात चल रही है। आप देखिए कि आर्म्स के जहाँ तक सवाल है, इंडिया का क्रिटिकल डिपेंडेंस था रसा पर एक पॉइंट ऑफ टाइम, बट बाद में धीरे धीरे 2014 तक 72% जो है डिफेंस रिक्वायरमेंट्स जो थी वो रसा से मीट होती थी। 15 से 20 तक वो घट करके 55% हो गई, और अब उसके बाद तो 36% है। बट ओवरनाइट आप हर कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को जो बोलते हैं कि इंडिया टैरिफ किंग है, वो भी एक गलत एलिगेशन है। तो इस तरह की सारी चीज़ों को तो हमें लगता है कि हम लोग बहुत होपफुल हैं कि जो 6th राउंड जो होने वाला है बीटीए नेगोशिएशन में, या उसके पहले ही कोई न कोई वे आउट निकल जाएगा। और ये एक मेयर बार्गेनिंग पॉइंट है जिस पर आई थिंक वो इज हार्पिंग ऑन दैट। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे नेगोशिएटर्स का, उन्होंने टैरिफ रेड लाइन क्रॉस नहीं होने दिया है। दे हैव नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम मान करके उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है।